बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू में मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे शहजाद? खैरियत साहब? नाज़रीन, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पे रोशन डिजिटल अकाउंट्स में सरमायाकारी जो है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। बड़ी तेज़ी से जो बैरून ममालिक में पाकिस्तानी मुकीम हैं उनकी तरफ से सरमाया जो है वो भेजा जा रहा है और ये 1.87 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है, जो बहुत ही खुशाइन बात है। RDA में माह जुलाई के दौरान जो इस वक्त मेरे पास कुछ फिगर्स मौजूद हैं, 310 मिलियन डॉलर जो है वो वसूल हुए हैं। कौमी मईशत के इस्तेहकाम में ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। समंदर पार जो पाकिस्तानी हैं उनका किरदार हम सब जानते हैं, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी मईशत के अंदर जो है वो बहुत फाल रहा है। जो रेमिटेंसेस वो भेजते हैं और वो भी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जो हैं वो गुज़श्ता चंद माह से हम देख रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान में जिस तरह से आ रही हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। आज हम बात करेंगे इसी हवाले से कि RDA जो है ये कितना कामयाब रहा, ये स्कीम जो शुरू की गई थी और इसमें जो है मज़ीद किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे जो बरतानवी हुकूमत ने जिस तरह से जो उनकी रेड लिस्ट है कोविड-19 को लेकर, उसमें से भारत को निकाल दिया, भारत को जो है वो निकाल दिया और पाकिस्तान बदस्तूर उसमें उसी तरह से पाबंदियों में जो है वो अभी तक उसके ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान के ऊपर ये कितनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है और किस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो फ़र्क रखा जा रहा है बरतानवी हुकूमत की तरफ से, इसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। और एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया रहीम यार खान में गुज़श्ता दिन, जिसमें एक मंदिर के ऊपर हमला किया गया, ये नौबत क्यों आई, इस तरह के वाक़यात क्यों सामने आ रहे हैं, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक रोज़ा दौरा किया पेशावर का आज, और इस दौरे के दौरान जो है एक तो उन्होंने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया, उनके साथ आर्मी चीफ भी मौजूद थे और इस दौरान जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ख़ासतौर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पर जो फेंसिंग है उसके हवाले से तमाम ब्रीफिंग उनको दी गई और जो ये सूरत हाल डेवलप हो रही है इसके हवाले से बात की गई। मज़ीद भी उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स में जो है इफ्तिताह भी किए और विजिट किए, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे शहजाद। एक तो ये जो कोर हेडक्वार्टर पेशावर का उन्होंने दौरा किया है जिसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल, ख़ास तौर पे इस वक्त जो अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं हालात बन रहे हैं, उसका खुदा न खास्ता जो असर पाकिस्तान के ऊपर होना है, उसके लिए पहले से जो इंतजाम किए जाने चाहिए उस पर ख़ास तौर पर ब्रीफिंग दी गई है उसमें। जी बिल्कुल, और ये अहम विजिट था जो वज़ीर आज़म ने कोर हेडक्वार्टर के साथ जो सिक्योरिटी इश्यूज़ पे और बॉर्डर जो रिलेटेड मैटर्स हैं उन पर ब्रीफिंग के साथ साथ जो ख़ास तौर पे उन्होंने विज़िट किया मुगलिया दौर के एक कमांडर मर्दान खान उनका नाम है और वो बड़े मशहूर रहे हैं, काबुल के भी गवर्नर रहे हैं, लाहौर के गवर्नर रहे हैं और सकाफती विरसा और उनका जो कासल या किला जो उनका था उसकी तज़ीन व आराइश या उसकी रेनोवेशन का काम लिया था 2015 में KP की हुकूमत ने, और जो मुकम्मल हुआ वज़ीर आज़म को उस पर उसको दिखाया गया। जहाँ तक बात है अफ़गानिस्तान बॉर्डर इशूज़ और उसकी, तो जिस तेज़ी के साथ पिछले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में तालिबान ने पेशकदमी की है वो यकीनन एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए बहुत कम है, और हमने देखा कि तालिबान ने, कल की जो खबर आ रही थी कि पहला कोई भी किसी भी हेडक्वार्टर का कैपिटल जो है उन्होंने उसमें एंटर हुए हैं, उसको बाकायदा तौर पर उन्होंने, आप फतह तो नहीं कहेंगे लेकिन उसको कैप्चर कर लिया है। और साथ साथ ये भी इत्तला थी कि वहाँ के जो अफगान हुकूमत के एक तर्जमान या स्पोक्स पर्सन थे उनको भी उन्होंने, तालिबान ने जो है वो हलाक किया है। पाकिस्तान ने बॉर्डर तो कम्प्लीटली मैन कर दिया, हमने फेंसेस भी लगा दी, हमने सारा काम कर दिया, लेकिन अब तालिबान के आने के बाद सूरत हाल ऐसी है कि एक तो जो रेफ्यूजीज हैं, सिविलियंस हैं, वो यकीनन चाहेंगे तालिबान से उन्हें कोई तकलीफ हो या ना हो, लेकिन क्योंकि वो वॉर जोन बन चुका है उनकी कोशिश होगी कि किसी पुरअमन जगह पे जाएं तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे दबाव होगा। दूसरी बात, वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो अफगान हुकूमत के, अभी जो अफगान हुकूमत है इस दौर में और उससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े आराम से वहाँ पे रह रहे थे, उनकी बड़ी महफूज पनाहगाहें थी, वो भी मेरे ख्याल में कोशिश करेंगे कि किसी दूसरे इलाके में मूव कर जाएं। और तालिबान का दौर जैसा भी रहा, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपनी सरजमीन उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होने दी जो इस अफगान हुकूमत के दौर में होती रही है, हम सब जानते हैं। तो उन नॉन स्टेट एक्टर्स की भी कोशिश होगी। तो पाकिस्तान, आज वज़ीर आज़म को जो ब्रीफिंग इसी चीज़ पर यकीनन आर्मी चीफ और जो बाकी सिक्योरिटी हुकाम ने दी होगी कि हम किस तरीके से तैयार हैं, एक तो इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज के लिए, और दूसरा अगर कोई
नॉन स्टेट एक्टर, दहशतगर्द जो पाकिस्तान से भाग कर वहाँ गए हैं, या ऐसे जिनका ताल्लुक भारतीय तंजीम इदारे रॉ से है, उनके कनेक्शंस हैं, उनको कैसे हम कंट्रोल करें? बात यह ना कि जाहिर है मुमकिन खुदा न खास्ता जो भी खतरात हैं उनसे पहले से निमटने के लिए तैयारी जो है वो ज़रूरी है, और उसी पर ब्रीफिंग थी। इसमें जो कबायली अजला हैं जो जम हुए हैं KPK में, उनके हवाले से जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके ऊपर भी ब्रीफिंग दी गई। मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो, ताकि लोग जो हैं उनको बिजी कर दिया जाए, मसरूफ कर दिया जाए, उनके पास कोई जवाब ना रहे कि किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में, नेगेटिव एक्टिविटी में वो शामिल हो सके। देखें, ट्रेडिशनली तो ये देखा गया कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो लोगों के मुआशी हालात को बहुत एक्सप्लॉइट करती रही हैं माजी में, और हमने ये भी देखा जब लोग पकड़े गए, तहकीकाती इदारों ने उनसे तहकीक की और पूछा कि भाई अपने जिस्म पे बम बांध के आप चले जाते हैं अपनी जान, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे खानदान को चंद लाख रुपए मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर उनके पास ये चंद लाख रुपए पहले से होते तो शायद वो अपने जिस्म पे बंद बांध के इस तरह के धमाके ना करते। समाजी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर उनको अगर तरक्की याफ्ता जो है इस इलाके को कर दिया जाए, और यहाँ के लोगों को, तो मेरे ख्याल में सूरत हाल जो है उसको कंट्रोल बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंसदादे कोरोना वबा जो है, जो कोविड-19 है, उसके हवाले से भी जो है उनको ब्रीफिंग दी गई, और जो इंसदादे पोलियो मुहिम है और शजरकारी मुहिम है, इसके हवाले से उन्होंने जो है वो प्लांटेशन भी की शहजाद वहाँ पे। जी बिल्कुल, और ये तो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब का एक विजन भी है और उनका शौक़ भी है कि वो जिस तरीके से वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जो उन मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ में है कि जो पोल्यूशन तो नहीं फैला रहे, लेकिन जो ममालिक फैला रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा शिकार हम हो रहे हैं, तो इसी विजन के तहत ये सारी मुहिम चल रही है। और हमेशा वज़ीर आज़म साहब जो है वो कोशिश करते हैं कहीं भी वो दौरा करें तो वो एक ही जेस्चर और ये मैसेज ज़रूर देते हैं कि हम इसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं, और इस पर दुनिया ने सराहा भी है पाकिस्तान को। अच्छी बात यह है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, और मैंने शुरू में जिक्र किया था रोशन डिजिटल अकाउंट्स का, जो बड़ी कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम जो है ये चल रहा है, और इसमें सरमायाकारी 1.87 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है। RDA में माह जुलाई के दौरान 310 मिलियन डॉलर जो है ये रकम वसूल हुई है, और कौमी मईशत के इस्तेहकाम में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का किरदार है, तकरीबन 85 लाख के करीब मुख्तलिफ ममालिक में दुनिया के पाकिस्तानी बसते हैं। रेमिटेंसेस की सूरत में जो वो पैसे भेजते हैं अपने मुल्क के अंदर, उस लिहाज से, उस तरह से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अब रोशन डिजिटल अकाउंट में जिस तरह से बड़ी तेज़ी के साथ अकाउंट्स खोले गए और सरमायाकारी की जा रही है, ये बड़ा खुशाइंद है। ये जो अभी हमारे पास डेटा आ रहा है और जो फिगर्स आ रहे हैं, ये कितने, क्या ये एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हैं या एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और इसमें शहजाद जो आगाही है या अवेयरनेस है इस प्रोग्राम के हवाले से, वो 50 के करीब ममालिक में सफारत खानों के ज़रिए जो है वो दी गई है, लेकिन अभी भी जितने अकाउंट्स खोले गए हैं इससे कहीं ज़्यादा खोले जा सकते हैं। सो एक चीज़ ये भी अभी कही जाती है कि शायद अवेयरनेस मज़ीद जो है वो लोगों को दी जानी चाहिए, और लोग अभी बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में उस तरह से वाकिफ़ नहीं हैं, तो वो उसके ऊपर मज़ीद काम होना चाहिए। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में हमारे साथ हारून शरीफ साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर पोजीशन में इस पर जवाब देने में। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब हमें ज्वाइन करने का। मिशेल का क्वेश्चन आपने सुना, मैं चाहूँगा इसको अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शहजाद और बहुत शुक्रिया मिशेल। देखिए, जैसे आपने अपने तारुफ में कहा है, एक तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को डिजिटली एक अकाउंट खोलने की सहूलत फराम की गई और उसके ऊपर एक्साइटमेंट भी पैदा हुई। लेकिन जो आप इसके एस्टिमेट्स की बात कर रहे हैं, वो जब भी कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की जाती है तो पहले उसके बारे में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो आप रिजल्ट्स देख रहे हैं, ये यकीनन इसके ऊपर एतमाद भी बढ़ रहा है, एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है, और ये इसकी सहूलत एक बहुत बड़ी है कि आपको बैंक की ब्रांच में जाए बगैर इसके अंदर पैसा डालना पड़ता है। जो पाकिस्तान के एंड पे इसके फवायद हैं, एक तो ये है कि आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो रेगुलराइज तरीके से पाकिस्तान में आ रही हैं, लोगों की सेविंग्स बढ़ रही हैं, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसका ये अब तकरीबन देखिए 2 अरब डॉलर के आसपास का हिस्सा बन रहा है। और ये करंट अकाउंट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है करेंसी का, उसमें कुछ हद तक मावन हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो एक्सपेक्टेड है 2 से 3% पे जाना, तो उससे कुछ प्रेशर तो रहेगा।
लेकिन पिछले सालों की निस्बत कम रहेगा। तो यहाँ मैं जो कमेंट ये करना चाह रहा हूं कि एंगेज करना जो हमारी एक एंडाउमेंट है ओवरसीज पाकिस्तानीज की शक्ल में, उसके लिए पाकिस्तान ने ये एक बड़ा पॉजिटिव कदम उठाया है और जिसके नतायज आ रहे हैं। ठीक। अच्छा सब वो लोग जिन्होंने अभी नहीं खुलवाए ये अकाउंट्स, लेकिन वो खुलवाना चाहते हैं, लेकिन आगाही की कुछ कमी है, या उनको मजीद आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहें कि उनको क्या फ़वाइद एज एन इंडिविजुअल हासिल हो सकते हैं, उनकी फैमिलीज़ को हासिल हो सकते हैं। एक आम आदमी के नॉलेज के लिए मैं चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा इस रोशन डिजिटल अकाउंट की मजीद आसान अल्फाज में तफसील बताएं। जी देखिए, आगाही एक तो वर्ड ऑफ माउथ से हो रही है कि अगर मैंने खोला तो मैं आगे किसी को बताऊंगा, लेकिन जो इसमें बड़ी चीज बताने की ये है जिसमें 4-5 जो मेजर फवायद हैं। एक तो ये है कि आपका 2 दिन के अंदर ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है। पहले खासे हिकअप्स थे लेकिन उनको अब रिमूव किया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि अब इसके साथ दूसरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी डेवलप की जा रही हैं कि अगर आपने यहां पर अकाउंट खोला है तो उसके अगेंस्ट आप गाड़ी का लोन दे सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई छोटा कारोबार कर सकते हैं। तो इस अकाउंट की जो अब ओवरऑल एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के तौर पे ये निकल रहा है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसके ऊपर बहुत अट्रैक्टिव एक रिटर्न दिया जा रहा है। अगर आप 5 साल का देखें फॉरेन करेंसी में डॉलर बेस्ड, तो तकरीबन 7% हम रिटर्न दे रहे हैं। जो हमारी बॉन्ड मार्केट में जब हम जाते हैं, जैसे आपको याद होगा अप्रैल में हमने फ्लोट किया यूरो बॉन्ड, उससे तकरीबन मैच करता है, कोई 1-1.5% ही कम है। तो एक अट्रैक्टिव आपकी सेविंग के ऊपर आ रहा है। ये नहीं कि पाकिस्तान कोई डोनेशन मांग रहा है या चंदा मांग रहा है। जो मेरा थोड़ा सा इसके अंदर फियर है वो ये है कि इतना जो ये जो इंटरेस्ट रेट है, एट द एंड ऑफ द डे इस प्रोडक्ट के साथ हमें कुछ इक्विटी की या इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इसेंशियली मुल्क के लिए एक बोरोइंग है कि हम अकाउंट की सूरत में ले रहे हैं। एक सेफ बोरोइंग है क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंट हैं और यकमुश सबका वापस जाना खासा मुश्किल दिखता है। मेरा जाती ख्याल ये है कि इसके ऊपर हमारी एम्बेसीज तो कर ही रही हैं, लेकिन हमें रीच आउट करना चाहिए थ्रू सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, और आई एम श्योर कि बैंकों को अगर हम इंसेंटिव दें तो बैंक्स इसको ज्यादा बेहतर करेंगे क्योंकि उनको फायदा है और उसको समझते हैं बनिस्बत हुकूमत के। लेकिन ओवरऑल मैं ये चाहूंगा कि देखिए, एक जो हमें और काम करने की जरूरत है कि हमारे ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक छोटे शहरों या देहात से है या मार्जिनलाइज्ड एरिया से है, वहां इन बड़े बैंकों की अभी ब्रांचेस नहीं है। तो हमें कोई पार्टनरशिप का मॉडल बनाना पड़ेगा कि जो उनके रिश्तेदार छोटी जगहों पर रहते हैं उन तक आउटरीच को आसान किया जाए। इसके बाद इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अभी ये सिर्फ बड़े शहरों की प्रोडक्ट के तौर पर सामने आ रहा है। ये बड़ा अहम आपने इशू उठाया है हारून साहब के एट द एंड ऑफ द डे जब रिटर्न आपने देने हैं या इंटरेस्ट पे करना है तो वो एक चैलेंज भी है यकीनन, और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी होंगी। कुछ तो पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जो फैमिली स्टेशंस हैं जो मुल्क कहलाते हैं कि जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ मूव हैं, सेटल्ड हैं, वहाँ रहते हैं, उनको अच्छा रिटर्न मिला बनिस्बत उन ममालिक के जिन बैंक्स में जहाँ पे वो रहते हैं उन बैंक्स के, तो उन्होंने यहाँ पर अकाउंट खुलवाए और अब वो रिटर्न लेंगे। कुछ बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे फैमिलीज नहीं जाती, यानी कि गल्फ कंट्रीज खास के तौर पे, और वो सिर्फ अपना पैसा डॉलर्स की सूरत में पाकिस्तान भेजते हैं और उनकी फैमिलीज यहाँ खर्च करती हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा बताएं कि इन दोनों में डिफरेंस, नंबर वन, और दूसरा वो लोग जो खाली पैसे यहाँ भेजते थे पहले दूसरे अब या बैंकिंग चैनल के जरिए, तो उनकी फैमिलीज खर्च कर देती थी और वो इकोनॉमी में हमारी सर्कल में आ जाता था, लेकिन अब वो अगर बैंक के थ्रू जाएंगे तो वो भी एक चैलेंज के तौर पर नहीं सामने आएगा। जी, इसके दो पहलू हैं जैसे आपने हाईलाइट किया। एक तो जो पैसा आता है जो आपने गल्फ कंट्री से कहा है वो ज्यादातर कंजम्पशन के लिए आता है कि आप भेजते हैं फैमिली सपोर्ट के तौर पे और हर महीने वो खर्च होता जाता है। ये जो पैसा है ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके पास सरप्लस कैपिटल मौजूद है ताकि वो उसको सेविंग में कन्वर्ट कर सके। देखिए, अगर आप वेस्ट में देखें, खास तौर पे यूरोप में, तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल, जो 1% से भी कम है। यहाँ उनको एक बड़ा अट्रैक्टिव रिटर्न मिल रहा है, तो इंसेंटिव बहुत हाई है। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर इन द मीडियम टर्म अगर ये बहुत बढ़ जाते हैं, $5 अरब के आसपास चले जाते हैं,
तो ये आपका एक 7% के ऊपर कर्ज बन जाएगा और उसको फिर हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के थ्रू उसका रेट घटाने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना ये एक और लायबिलिटी बन जाएगी। ऑल्दो जैसे मैंने कहा इसका रिस्क कम है कि ये यकमुश्त वापस नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन। मैं जब आपको बताऊं कि जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में था तो मैंने एक स्टडी की थी प्रोडक्ट नॉर्वे में और बाकी जगहों में। वहां पर लोगों का एक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि जिस इलाके से वो आए हैं वो उसकी खुशहाली के लिए कोई इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट बना सकें। तो नॉर्वे ने एक वन विलेज वन फैमिली का इंस्ट्रूमेंट दिया था कि आप अपने गांव के लिए, अगर लेट्स से आप अमीर हैं, खुशहाल हैं, आप एक एंडोमेंट दें और आप हमें बता दें कि आप क्या करना चाहते हैं। आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप सड़क बनाना चाहते हैं, आप एक वाटर एंड सैनिटेशन का काम करना चाहते हैं, तो वो उसको करते थे। उसको वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते थे और कमर्शियल रिटर्न के तौर पे वापस जाता था। तो मैंने उस वक्त भी वजीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट, देखिए जो बंदा बाहर रहता है वो अपने इलाके की भलाई के लिए कुछ करना चाहता है, ना कि वो किसी और शहर के अंदर इन्वेस्टमेंट कराना चाहता है। तो मैंने कुछ दिन पहले भी ये पैगाम भिजवाया हुकूमत को कि आप इसके साथ अब इस तरह का कोई फंड लॉन्च करें कि जहां पर आप उनके गांव को, उनके कस्बे को बेहतर करने की स्कीमें लाएं। उसमें फिर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट होगी उनकी, और उनको आप जीपीएस और डिजिटली दिखाएं कि वहां क्या तरक्की हम कर रहे हैं आपके पैसे से, तो लोगों का एतमाद मजीद बढ़ जाएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त सजेशन है और मेरे ख्याल में जैसे आपने कहा कि लोगों का इंटरेस्ट भी इस तरह से शायद इसमें मज़ीद इजाफा होगा। अच्छा हारून साहब, एक तो अच्छी बात जो ये हुई है, पहले हमारे यहाँ जो डॉलर आता था वो कर्ज़ों की सूरत में आता था, अब रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए जो डॉलर हमें वसूल हो रहा है, क्या इसको हम जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, चाहे वो कर्ज़ों की मद में हो या इम्पोर्ट्स की मद में हो, उसमें हम किस तरह इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? ये कितना खुशाइंद है? देखिए हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे तो ये इन ए वे एक लेस रिस्की कर्ज ही है, क्योंकि अकाउंट है और उसको अगर वापस मांगा जाएगा तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये कोई ऐसा कर्ज नहीं है कि जिसकी कोई टाइम फ्रेम है कि आपने इस दिन वापस करना है। तो ये फ्लेक्सिबल आपके पास एक फैसिलिटी है जिसको आप मुश्किल हालात में यूज भी कर सकते हैं। अभी तो अल्लाह खैर करे ऐसे नहीं है, लेकिन अगर हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाता है, कोई तेल की कीमत बढ़ जाती है, तो हमारे जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, ये उसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बन सकता है, ताकि हम उसको रेमिटेंस के साथ दुनिया को बता सकें कि हमारे पास इनकी पेमेंट करने की कैपेसिटी अवेलेबल है। ये मैं आपसे जैसे अर्ज कर रहा हूं, हमारी जो कंट्री की एंडोमेंट्स हैं, इसके अंदर ये एक बड़ी ही अहम एंडोमेंट है जिसको अब ये लेवरेज करके हुकूमत ने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। मैं अभी भी पुरुमीद हूं कि फ्यूचर में हमारी जो दूसरी एंडोमेंट्स हैं, हमारे पास सरकारी जमीन पड़ी है, जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट बनाया, अगर हम इनोवेशन लाई जाएं और उसको डिजिटल करें, ह्यूमन टच को खत्म करते जाएं और लोगों को टेक्नोलॉजी के थ्रू उसके फवायद दिखा सकें और लोगों का एक दफा ट्रस्ट बनता जाए एक प्रोडक्ट पर, तो वो हमारी मार्केटिंग या अवेयरनेस से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक इंस्ट्रूमेंट है जो वर्ड ऑफ माउथ से फैलेगा। अच्छा, ये आप इसका फुल पोटेंशियल क्या देख रहे हैं? आपने कहा कि भी लॉन्च है, आहिस्ता आहिस्ता एतमाद बढ़ रहा है और अब ऑन एवरेज जो स्टेट बैंक्स ने अपनी फिगर्स इशू की हैं कि $300 मिलियन अ मंथ जो है हम रिसीव कर रहे हैं, ये इन द लॉन्गर रन आप कितना इसका पोटेंशियल देख रहे हैं? जी, मैंने जो अभी एस्टिमेट्स पढ़े हैं और एनालिसिस देखे हैं, उसके अंदर ये अगर चलता रहता है यहीं पर और इसी रेट पर, इसमें रेट बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही पुरकशिश एक रिटर्न दिया जा रहा है, तो फिर तो मैं इसको एवरेज आउट तकरीबन $5 अरब के आसपास देख रहा हूं अगले 3 से 5 साल में कि इतना रहना चाहिए। लेकिन अगर हम रेट घटाते हैं फ्यूचर में और हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि हम इसको एडजस्टमेंट्स करें, तो फिर इसको प्रिडिक्ट करना जरा मुश्किल है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट्स बढ़ाते जाते हैं कि उनको सहूलियात मिलनी शुरू हो जाए, उनके रिश्तेदारों को कर्ज जैसे मैंने अर्ज किया और उनके गांव तक ये पहुंच सके, ये बड़ी जरूरी चीज है। अगर आप हमारे पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में भी देखें कि जो हमारे बड़े डिपॉजिट सेंटर्स हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं बैंकों की, वो वहां से डिपॉजिट लेके किसी और जगह लगती हैं। तो लोगों को जहां से, जैसे मीरपुर से अगर डिपॉजिट आता है
तो बैंकों की क्योंकि आउटरीच ज्यादा अर्बन है, तो वो लाहौर, कराची और ऐसे शहरों के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। तो हमें इस चीज को कवर करने की बहुत जरूरत है। अगर लोगों को पता होगा कि मेरा पैसा मेरे इलाके की तरफ वापस जा रहा है, तो फिर इसका पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा हो जाए। सही। अच्छा, हमने ये देखा है कि दुनिया भर में हम सब जो स्टॉक मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन जरिया जो है वो इसी को समझा जाता है। क्या वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ने इतना सरमाया जो है वो नहीं खींचा, खासतौर पर रोशन डिजिटल अकाउंट्स की अगर हम बात करें, ज़्यादा जो पैसा आया है वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आया है। तो इसकी क्या रिस्क फैक्टर जो है वो एक वजह हो सकती है या कोई और वजह है? जी मिशाल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए मिशाल, इसमें सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसकी ओवरऑल आउटरीच जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो कोई 3 लाख के लगभग है पूरे पाकिस्तान में, जो कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कुछ लोग उसमें, बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट्स की बहुत कमी है, सेविंग्स की प्रोडक्ट्स की, कैपिटल मार्केट में। सेविंग्स की प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें हम बॉन्ड फ्लोट करते हैं, सुकूक फ्लोट करते हैं, और इक्विटी की भी जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप देखें तो नए इश्यूज बड़े लिमिटेड आते हैं। अगर हमारी कैपिटल मार्केट जो है अपनी आउटरीच को बढ़ाती है, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करती है, छोटी कंपनियों के लिए आसानियां पैदा करती है कि वो वहां से पैसा रेज कर सकें, और हुकूमत के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करना शुरू कर देती है जहां पर रिटर्न आता है। मसलन जैसी सड़कें हैं जिसमें टोल से पैसा आता है, इनको पूरी दुनिया में कैपिटल मार्केट फंड करती है, ना कि हम वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेके करें, बिकॉज ये अपना रिटर्न खुद देते हैं। तो इस तरह की अगर ये हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफर करें तो फिर तो इसका पोटेंशियल फाइनेंशियल मार्केट का बहुत बढ़ जाएगा। लार्जली पाकिस्तान जो है बहुत सालों से एक बोरोइंग का इंस्ट्रूमेंट्स पर रिलाय करता आया है। हमने अभी कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट जहां पर हम रिस्क को मिटिगेट कर सकें वो मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि हमें कैपिटल मार्केट को ओपन अप करने की जरूरत है, और उसमें सेविंग्स की, पेंशन फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स तो ऑलरेडी हैं, उनको एक्सपैंड करने की जरूरत है ताकि लोगों को चॉइस मिले कि हम कहां कहां पैसा डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती हुई हमें नजर आ रही है, उम्मीद करते हैं कि इस पे भी काम होगा और इसमें भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मजीद इन्वेस्टमेंट जो है वो हम देख सकेंगे आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, बड़ा ही दोहरा मयार हमें बरतानवी हुकूमत का नजर आ रहा है। इस वक्त जो भारत के साथ सलूक किया जा रहा है, रेड लिस्ट से उसे निकाल दिया गया है। कोविड-19 की जो पाबंदियों के हवाले से एक लिस्ट थी जिसमें ममालिक वो शामिल थे जिनके ऊपर पाबंदी थी, वो रेड लिस्ट में शामिल थे, उसमें से भारत को निकाल दिया गया, लेकिन पाकिस्तान बदस्तूर उसमें शामिल है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी हैं, जो बरतानिया में मुकीम है, उनके यहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं या उन्होंने आना जाना, उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपकी अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association. अब खसारा बस खुदा
जो दिखाएं जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू, जिससे आपको मिले एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। तो देखिए ब्रंच टॉक। आलमी बर्तरी के लिए दुनिया भर में बनते बिगड़ते इत्तेहाद हों या फिर कौमों के दरमियान आशी मफादात की जान, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस हैरत कदे में ये जानना भी जरूरी है कि कौन निकल गया आगे और कौन रह गया पीछे। नित नई इजादात किस तरह से कर रही हैं हमारी दुनिया को तब्दील, और खेल के मैदान में किसका पलड़ा है भाई। क्या मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात कर पाएंगे दुनिया को मुत्तहिद, या फिर सनती दौड़ रहेगी इसी तर्ज पर। इन तमाम आलमी उमूर पर कौमी और बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों की राय और मुख्तलिफ रिपोर्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान आसमा इस्लाम। वेलकम बैक। नाज़रीन, हैरत अंगेज़ तौर पर बरतानवी हुकूमत ने जो डेल्टा वेरिएंट का गढ़ है भारत, इसी वजह से इसे भारतीय वेरिएंट भी कहा जाता है कोविड का, भारत को रेड लिस्ट में से निकाल दिया। यानी वो लिस्ट जिसमें ज़्यादा पाबंदियां थी, लोगों को जाके क्वारंटीन करना पड़ता था। पाकिस्तान जो है बदस्तूर इस लिस्ट में मौजूद है, और ये बड़ा ही दोहरा मयार जो है बरतानवी हुकूमत का हमें नज़र आ रहा है। हालांकि इस वक्त जो केसेज हैं वो इतने ज़्यादा भारत के अंदर हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 45,000 केसेस, नए केसेस जो हैं वो भारत में आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इनकी तादाद इसके मुकाबले में बहुत कम है। 5,000 कुछ केसेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। अगर सूरत हाल को हम सामने रखें तो यही कहा जा सकता है कि ये कोविड की वजह से ये पाबंदियां नहीं है, बल्कि कुछ सियासी बुनियादों पर ये पाबंदियां जो हैं उनमें अभी तक पाकिस्तान को शामिल रखा गया है इस लिस्ट के अंदर, और भारत को इसमें से निकाल दिया गया है। क्या वजूहात है जिसपे पाकिस्तानी जो है वो अभी भी वहां जाते हैं तो तकरीबन 1700 पाउंड्स जो हैं वो उनको एक शख्स को पे करना पड़ता है क्वारंटाइन होने के लिए, 14 या 15 डेज के लिए किसी होटल में रहने के लिए, जबकि भारत जो है उसको अब इसमें से निकाल दिया गया है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ बरतानिया से सीनियर सहाफ़ी अज़र जावेद साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अज़र साहब आपके वक्त के लिए। अज़र साहब, एक तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जाहिर है बड़ा गम गुस्सा है पाकिस्तानियों के अंदर जो वहां पे मौजूद हैं या यहाँ पे हैं, वजह क्या है, क्या लग रहा है आपको, ये किया क्यों गया है? क्योंकि जो हालात हैं दोनों ममालिक के सामने रखते हुए, कोविड को देखते हुए, ये तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये खालिस्तान एक सियासी नौयत का फैसला है जो बरतानवी हुकूमत ने किया है। जब रेड लिस्ट में शामिल करने का वक्त था तो उस वक्त भी बरतानवी हुकूमत ने डिले किया था रेड लिस्ट में शामिल करने को भारत को, जिसकी वजह से जो डेल्टा वेरिएंट जो कि इंडियन वायरस है उसको यहाँ पे फैलने में मदद मिली। उस वक्त भी बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन उस वक्त भारत के दौरे पे जाना चाह रहे थे, उसने डिले करने की वजह से ये मामला हुए। यहाँ पे जो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय निजात लॉबी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सेक्रेटरी दाखिला है प्रीति पटेल, वो भी भारतीय निजात है। ऋषि सुनाक जो है उनका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं से भारत से निकलता है, और जो इंटरेस्ट है भारत से, उस वजह से यहाँ पे लोग जो पाकिस्तानी और खासतौर पे यहाँ के जो लोकल लोग भी हैं वो भी इस फैसले पर हैरत का इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये इंडियन वायरस, जिसे के बाद में भारत के दबाव पर डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया, तो उसको वो मुल्क जहां से ये पूरी दुनिया में फैला उसको आप एम्बर लिस्ट में डाल रहे हैं, और इस पे काफी तनकीद भी की जा रही है। और हमने देखा पिछले 2 दिन में जो पाकिस्तानी तो हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोकल मीडिया है उसने भी इस फैसले को हदफे तनकीद का निशाना बनाया है। ये फैसला पाकिस्तानियों के लिए समझ लें कि एक नाकाबिले कबूल सी सूरत हाल है।
यहाँ पे जो मेंबरान पार्लियामेंट है पाकिस्तानी ओरिजिन के, उन्होंने बरतानवी जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं उनको खत लिखा है, बरतानवी हुकूमत को खत लिखा है, और एक ऑनलाइन पिटीशन का आगाज किया गया था जिसमें सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर 1 लाख के करीब दस्तखत हुए। और अब ये पिटीशन जो बरतानवी पार्लियामेंट है उसमें डिस्कस होगी, और ये शर्त होती है कि अगर 1 लाख साइन हो जाए, दस्तखत हो जाए, लोग समझें कि ये मामला इतना अहम है, तो बरतानवी पार्लियामेंट में ये उठाया जाएगा। तो ये एक टोटली सियासी फैसला, कारोबारी मुफाद के लिए फैसला बरतानवी हुकूमत का करार दिया जा रहा है। ठीक, अच्छा अजहर साहब, एक तो थोड़ा सा ये बता दें कि फ़र्क क्या है रेड लिस्ट में और एम्बर लिस्ट में, और दूसरा सियासी फैसला है यकीनन हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अपनी आवाम को कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो दी होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो भी थोड़ा सा वाज़ेह कर दें कि वो अपने डिफेंस में क्या कह रहे हैं कि ये एक सियासी फैसला है, बिल्कुल साफ सबको नज़र आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ क्या दिया है। यहाँ पर जो लिस्ट है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक ग्रीन लिस्ट है जहाँ से जो मुल्क, ऐसे मुल्क जहाँ बरतानवी हुकूमत समझती है कि कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है और वहाँ से लोगों के आने से कोई किसी किस्म का फैलने का खतरा नहीं होगा इस वायरस का, तो उनको ग्रीन लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें यूरोप के कुछ ममालिक हैं और कुछ और कंट्रीज हैं। वहां से जो लोग आते हैं ग्रीन लिस्ट से, उनको किसी किस्म का कोई क्वारंटाइन नहीं करना पड़ता, आइसोलेशन नहीं करनी पड़ती, उनको सिर्फ एक प्री डिपार्चर टेस्ट होता है जब वो रवाना होते हैं बरतानिया के लिए, वो 72 घंटे से पहले के अंदर का होना चाहिए। वो यहाँ पे आके अगर वो आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 8वें दिन उनको एक टेस्ट करवाना पड़ता है ताकि पता लग जाए कि वो वायरस तो नहीं है। और इसके अलावा दूसरी लिस्ट होती है एम्बर लिस्ट। एम्बर लिस्ट में जो ममालिक हैं, जो कदरे जिन्हें कहा जाता है कि जहाँ से फैलने का इतना खतरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर उन कंट्रीज से जो लोग आते हैं उनको एक प्री डिपार्चर टेस्ट होता है। वो जब बरतानिया में आते हैं तो उनको 10 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेट होना पड़ता है, लेकिन वो अपनी प्रेमिसेस पे होते हैं, अपने घर पे हो सकते हैं। और उसमें भी शर्त यह है कि अगर आप 6ठे दिन अपने खर्चे पे टेस्ट करवा लें और वो नेगेटिव आए तो आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। और इस एम्बर लिस्ट में एक और भी रियायत दी गई है कि अगर आपको डबल वैक्सीनेशन हो चुकी है या बरतानिया में, या बरतानिया के अप्रूव्ड जो वैक्सीन हैं, तो फिर आपको आइसोलेशन भी नहीं करनी पड़ती। तो एम्बर लिस्ट भी ऑलमोस्ट जो वैक्सीनेटेड लोग हैं बरतानिया की अप्रूव्ड, उनके लिए एक किस्म की ग्रीन लिस्ट। और तीसरी लिस्ट है रेड लिस्ट। रेड लिस्ट जो बरतानवी की सो कॉल्ड लिस्ट करार दी जाती है, उनका ये कहना है कि यहाँ से जो लोग आएंगे वो ज्यादा खतरा है या ज्यादा फैल रहा है। वहां से जो लोग आते हैं उनको होटल में बरतानवी हुकूमत के मुहैया करदा होटल्स, जो यहाँ पर होटल्स जो एयरपोर्ट से ही उनको सीधा होटल ले जाया जाता है, उसके लिए जो पहले फीस थी वो 1750 पाउंड थी, जो अब बढ़ाकर 2250 पाउंड। इसकी क्या वजह है? 12 अगस्त से बताया जा रहा है कि बढ़ा दी जाएगी, ये क्यों बढ़ाई जाएगी? वो इनका ये कहना है कि ये जो कॉस्ट है हमारी होटल्स की वो बढ़ गई है, और हम इतने, क्योंकि अब यहाँ पे बरतानिया में जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो तकरीबन नॉर्मल होते जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि होटल इंडस्ट्री के डिमांड में इजाफा हो रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पर इतने विजिटर्स नहीं आ रहे थे, यहाँ से कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं थी, तो होटल्स खाली थे, तो इस वजह से उनका कहना था कि हमारी कॉस्ट कम थी। लेकिन अब होटल्स भी बिजी हो गए, इसलिए हमें कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ी है। तो ये रेड लिस्ट से आने वालों के लिए 10 दिन का एक किस्म की जेल होती है, जिसमें कोई बुनियादी सहूलियात जो है वो बड़ी कम होती हैं, और खासतौर पे मुसलमान लोग या पाकिस्तानी लोग जिनके लिए सबसे बड़ा इशू वो खाने का भी होता है, उनको वही इंग्लिश रवायती खाने दिए जाते हैं जिसमें हलाल हराम की तमीज भी नहीं होती। तो हमारे जो लोग आते हैं पाकिस्तान से, उनको एक बहुत ही शदीद अजियतनाक 10 दिन की जेल काटनी पड़ती है। तो खासतौर पर रमजान में लोगों से बड़ा मसला हुआ, तो ये रेड लिस्ट से आने वालों को यहाँ 10 दिन होटल क्वारंटाइन करना पड़ता है। अच्छा, आपने अभी ये कहा कि एक ऑनलाइन पिटिशन जो है वो साइन की गई है, और उसमें जब 1 लाख से ज़्यादा लोग साइन कर लेते हैं तो फिर वो बरतानवी पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आती है। लेकिन क्या कानूनी कोई कार्रवाई भी कोई मुल्क कर सकता है? ख़ासतौर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से क्या अब तक किया गया, इस मामले को उठाया गया है, और क्या कानूनी तौर पर भी कुछ है ऑप्शन? जी, कानूनी तौर पे तो यहाँ पे कोशिश हुई थी, यहाँ के लंदन हाई कोर्ट में भी कुछ पाकिस्तानी गए थे, लेकिन जो यहाँ की लंदन हाई कोर्ट थी उन्होंने
इस फैसले को जो है वो सही करार दिया और उनका कहना था कि बरतानवी हुकूमत जो भी स्टेप्स ले रही है वो विद इन अपने जो पैरामीटर्स हैं उससे ले रही है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही जो ज्यादा हो सकता है वो सफारती दबाव है, जो कि खास तौर पे अब हम जो देखते हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन के मेंबरान पार्लियामेंट और इसके अलावा जो ब्रिटिश ओरिजिन के भी मेंबरान पार्लियामेंट है जहां पर पाकिस्तानियों की अक्सरियत है। या मैं बताता चलूं बरतानिया में तकरीबन 60 से 65 हल्के ऐसे हैं 650 के अवान में जहां पे पाकिस्तानी और कश्मीरी वोट मैटर करता है। वहाँ के जो एमपीज जब सिलेक्ट होके आते हैं तो उनको वो पाकिस्तानी या कश्मीरी वोटर्स के बगैर उनके लिए सिलेक्ट होना मुश्किल है। तो वहाँ पे भी लॉबिंग शुरू कर दी गई है। बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी तंजीमें हैं वो यहाँ पे लॉबिंग कर रही हैं और उन पे भी दबाव डाला जा रहा है। वो भी हुकूमत को लिख रहे हैं, बरतानवी हुकूमत को, कि ये फैसला गैर मुनसिफाना है। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी या बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ को भी रेड लिस्ट पे रखा गया है। तो ये एक इज्तिमाई कोशिश हो रही है। कल पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है बरतानिया के लिए मौजम खान साहब, उन्होंने भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिशें हो रही हैं इस पर। बहुत शुक्रिया आज़ाद जावेद आपके वक्त के लिए। बड़ा ही न सिर्फ हम ये जो डबल स्टैंडर्ड कह रहे हैं बरतानवी हुकूमत का वो तो अपनी जगह, लेकिन ये बड़ा ही शहजाद मुज़हका खेज भी है क्योंकि अपने ही लोगों को वो खतरे में डाल रहे हैं कि ऐसे मुल्क को उन्होंने रेड लिस्ट से निकाल दिया जहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग मुतासर होते हैं, जहां से ये वेरिएंट आ रहा है, इंडियन वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट जिसे कहते हैं। सो ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो दोबारा से गौर किया जाएगा और इसको वापस लिया जाएगा इस इकदाम को। नाज़रीन, एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या रहीम यार खान में गुज़श्ता दिनों पेश आया है। मज़हब इस्लाम जो कि इंसानियत का दर्स देता है, अमन का दर्स देता है और इस्लाम की जो तालीमात हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं ख़ास तौर पे दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए कि वो अपने जो मजहबी रसूमात हैं वो पूरी आज़ादी के साथ किसी भी इस्लामी रियासत में कहीं भी वो बसते हों तो उनको पूरी इजाज़त है, पूरा हक है उनका, उनको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा ये कि उनकी जो इबादत गाहें हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है, उनकी जो हिफाजत है वो भी इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है। ये बड़ा वाज़ेह उसूल है। उसके बावजूद हमने देखा कि रहीम यार खान में ये वाक़या पेश आता है जहाँ पर एक मंदिर के ऊपर धावा बोल दिया जाता है और इसकी वजूहात पर भी हम बात करेंगे कि क्यों और कैसे इश्तियाल दिलाया गया एक 8-9 साल के बच्चे को बुनियाद बनाकर। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके वक्त के लिए। आपसे बेहतर मेरे ख्याल में इस मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए और हमें भी ज़रा थोड़ा सा इस पे बताने के लिए जो है वो और कौन शख्सियत हो सकती है। आपका बड़ा शुक्रिया मौलाना साहब। ये एक 8-9 साल के बच्चे को बुनियाद बनाकर जिस तरह से इशू बनाया गया और ये इश्तियाल दिलाया गया लोगों को, आप समझते हैं कि जिस तरह की मजहबी हम आहंगी हम पाकिस्तान में देखते हैं या अमन देखते हैं उसको सबटाज करने की एक शऊरी कोशिश की गई है? मौलाना साहब, हम कोशिश करेंगे मौलाना साहब से ताकि बात हो सके। कुछ राब्ते में मुश्किल पेश आ रही है। शहजाद, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है ये पेश आया है और हमेशा कोई ना कोई इश्तियाल दिलाता है जिसके बाद फिर लोग मुश्तइल होकर और वो ऐसा कदम उठाते हैं। जी बिल्कुल। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस पंजाब को तलब किया और यही कहा और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए वो बड़े ज़बरदस्त थे। उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता किसी मस्जिद को इस तरीके से शहीद किया जाता तो क्या तब भी मुसलमानों का रिएक्शन यही होता। लेकिन ये जो इबादत गाहें हैं ये मतलब सबके लिए और आईन पाकिस्तान इसकी गारंटी देता है आपको। जो हम बहुत ब्लास्फेमी लॉ पे बात करते हैं तो वही आपका जो आइन है वो मुकद्दस मकामात जो किसी दूसरे मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी, उनकी सेफ्टी को भी, और उसमें अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको भी उतनी ही सज़ा मिलने का वो मुस्तहिक है। तो किसी सूरत ये वो नहीं है। अगर किसी ने कोई कानून शिकनी की थी, अलामा साहब हमारे साथ हैं, उनसे ये बात कर लेते हैं। अलामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कोशिशें मजहबी हम आहंगी के लिए काबिल तारीफ हैं, यकीनन आप करते रहते हैं। लेकिन ये जो वाक़यात हो जाते हैं और इससे जो एक तासुर जाता है, पाकिस्तान का पूरा इमेज खराब हो जाता है, ये कैसे रोकें, हम आम लोगों को कैसे समझाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि देखिए, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि गुज़श्ता 8 माह से मुल्क के अंदर इस किस्म के वाक़यात रुके हैं। 2 वाक़यात हुए हैं, अफसोसनाक हैं, ये 2 भी नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक जो है चीजें काबू में हुकूमत ने की हैं। वो जो एक इंतहा पसंदाना और जिसे आप कह लें कि किसी की बात ना सुनने वाला रवैया है वो तब्दील हो रहा है। यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि कोताही हुई है। अगर पहली ही स्टेज के ऊपर इस मामले को जो है वो कंट्रोल कर लिया जाता
तो ये वाकई पेश ना आता। मेरी सीधी सी शहजाद भाई बात है कि अगर एक 8 साल के बच्चे ने एक लाइब्रेरी में बिल्कुल पेशाब कर भी दिया जाके, या कोई उसने गंदगी कर दी, तो यार ये कोई इतना बड़ा जुर्म था जिसमें FIR आपने दे दी, जिस पर आपने केस चला दिया, जिसके बाद ये सारा कुछ हो गया है। ये कौन सा, ना ये दीन है, ना ये इंसानियत है, ना ये इस्लाम है। यानी एक शख्स आके मस्जिद नबवी में खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, साहबा उसे रोकने के लिए उठते हैं, मैं ये मफहूम बयान कर रहा हूं, तो कहा जाता है इसको मत रोको, ये पेशाब रोकेगा अपना तो ये बीमार हो जाएगा। ये जाए कि आप एक छोटा बच्चा है और आप क्या दीन की दावत देंगे? अगर आपने दीन की तरफ दावत देनी है लोगों को, तो आप इस इखलाक से लोगों को दावत देंगे, इस प्यार से आपको लोगों को दावत देंगे। यहाँ तो एक शख्स आता है, आगे चद्दर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में डाल के खींचता है, साहबा उसको पकड़ने लगते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं छोड़ दो इसे। वो कहता है कि मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, क्योंकि मुझे बताया गया था कि वो इतने हलीमुत्तबा होंगे कि अगर कोई उनके गले में चादर डाल के खींचेगा तो उसे भी माफ कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है गर्दन मुबारक के ऊपर निशान पड़ गया। यहाँ ये कौन से दीन के, मुझे तो सच्ची बात है, ये बात जिसे कहते हैं ना कि अपना हजम होना, या मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। बिल्कुल इंतजामिया की मुझे समझ नहीं आ रही जिसने 8 साल के बच्चे के ऊपर पर्चा दे दिया। बिल्कुल ठीक कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि उस बच्चे को तो अभी मालूम ही नहीं होगा, और फिर उसके बाद ये जरा मोटरवे ब्लॉक कर दी, और जाके ये मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का जो विजन है, सोच है, फिक्र है, ये सारा काम जो है इंतजामिया ने इस मामले में बड़ी, मैं माजरत के साथ कहूंगा कि हमें डिसअपॉइंट किया है। जी, मैं इसी तरफ आना चाह रही थी मौलाना साहब। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसी तरफ आना चाह रही थी। एक जवाब ये पेश किया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर पुलिस कुछ करती तो मामला मजीद खराब हो सकता था, जो वहां पे माइनॉरिटीज के घर थे वो मुतासर हो सकते थे, या इस किस्म की बातें। लेकिन क्या इससे जो शरपसंद अनासर उनको मजीद शय नहीं मिली? इसके बरक्स अगर कोई फौरी तौर पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती तो कोई खौफ, कोई डर पैदा होता उन लोगों के अंदर। देखिए ये तो ऐसे ही है कि कातिल को ना पकड़े क्योंकि ये और कहीं कत्ल ना कहीं कर दे, लिहाजा कातिल को जो है या मुजरिम को इसलिए आप कुछ ना कहें, अजीब बात है। इसका मतलब ये है कि हमने प्रोटेक्शन जो है वो दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों और फितना परवरों से लेके देनी है। कानून कहाँ है? हमारे इदारे इतने कमजोर नहीं है। हमने एक बड़ी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जीती है। ये सोच के जी हम अगर कुछ कहेंगे तो अगर रियासत सबसे बड़ी ताकत होती है अल्लाह के बाद जमीन के ऊपर, और मैं समझता हूं कि अगर किसी की ये सोच है और फिक्र है कि जी ये तो अकलियतों को या किसी को नुकसान देने का, तो फिर उसे नौकरी नहीं करनी चाहिए, वो अपने घर जाए। सही। मैं तो इस फार्मूले, हमारी हिंदू बरादरी जो है आज मुल्क के तमाम बड़े बड़े उलमा मशाइख ने इस वाक़े की मजम्मत की है। एक वफद पाकिस्तान उलमा कौंसिल का उनके पास जा रहा है, और इंशाअल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान का पहले दिन से हुक्म है, उनका दफ्तर एक एक चीज को देख रहा है इस मामले में, और आप देखेंगे कि इसमें इंशाअल्लाह ताला मुजरिमीन अपने कैफरे किरदार को पहुंचेंगे, और ना ये इस्लाम की कोई खिदमत इन लोगों ने की है, इस्लाम को बदनामी का सबब ये बने। बिल्कुल। अलामा साहब एक सवाल है वो ये कि ये आप कई वाकयात हुए, कई लोगों को कत्ल भी कर दिया गया है, वो मसीही जोड़े का केस अभी तक वो चलता रहता है। सवाल ये कि इन वाकयात में कोई एक शख्स मुलव्विस नहीं होता, लाइक मॉब आया, दर्जनों के हिसाब से लोग आए और उन्होंने कार्रवाई की। सो एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना ये मुश्किल है, और आपके ख्याल में कि सबको सजा देनी चाहिए या चंद एक को मिसाल बना देना चाहिए? नहीं, देखिए मॉब को लाने वाला कौन है, उनके जज्बात से खेलने वाला कौन है, उनको इस तरफ ले जाने वाला कौन है? वो तो मखसूस लोग होते हैं, वो चंद लोग होते हैं। लोगों के जज्बात, जिस तरह किसी ने फेसबुक पे ये डाल दिया कि वहां हिंदू बरादरी ने कुरान करीम को तौहीन कर दी, जला दिए, वहां से काम शुरू हुआ। ये जो परसों हुआ है, पहले तो हो गया, लेकिन ये जो परसों हुआ, ऐसे लोगों को लटका देना चाहिए। ये इस्लाम के भी दुश्मन है, ये पाकिस्तान के भी दुश्मन है, ये मुसलमानों के भी दुश्मन है कि आप झूठ बोलते हैं। आप यानी ये कैसे मुसलमान हैं, ये कैसे कुरान के मुहाफिज हैं, ये जो झूठ बोल के लोगों को कह रहे हैं क्या जो है। और फिर ये खाली हिंदू बरादरी पर नहीं हुआ, वहां पर मुसलमानों के भी एक मकतबा फिक्र की बातगाह थी, उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई।
तो ये इसका मतलब है कि ये ना कोई गैर मुस्लिमों के दुश्मन थे, ना ये फितरा परवर थे, ये इंतहा पसंद थे, ये दरअसल इस मुल्क की और इस कौम की और दीन की बदनामी का सबब लोग थे। लिहाजा कोई, मैं समझता हूं कि अगर हमारी हिंदू बरादरी का इनको माफ भी करे तो रियासत को इन्हें माफ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और हम उम्मीद करते हैं मौलाना साहब कि ऐसा ही होगा। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो शिद्दत पसंदी है, जो मुनाफरत फैलाने की जिस तरह कोशिश की जाती है, आप समझते हैं कि इसमें इसको कम करने में जो उलमाए कराम का किरदार है, अभी आपने एग्जाम्पल्स दी, वो एग्जाम्पल्स अनगिनत एग्जाम्पल्स ऐसी भरी हुई हैं इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, आप समझते हैं कि उस किरदार को शायद मजीद फाल करने की जरूरत है? देखें, मैंने जैसे अर्ज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 8 माह से हम बड़ा खुश हैं इस मामले में कि हमारे यहाँ नामूस रिसालत और तौहीन मजहब के कानून का जो गलत इस्तेमाल था वो खत्म हुआ, एक केस नहीं दर्ज हुआ। इसी तरह ये वाकयात खत्म हुए हैं, 2 वाकयात हुए हैं, नहीं होने चाहिए। उलमा ने और तमाम मज़ाहिब की क़यादत ने इसमें एक बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया है, चूंकि हमने प्राइवेट सतह के ऊपर हुकूमत की अम्ब्रेला है, इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल बनाई है। वजीर आजम साहब तकरीबन हर मुलाकात में इस हवाले से ब्रीफिंग लेते हैं, पूछते हैं, तो ये बड़ी कामयाबी है इस मुल्क के अंदर कि हम एक दूसरे के साथ उठना बैठना शुरू हुए हैं, गुफ्तगू शुरू हुई है। आप देख रहे हैं कि अभी मुहर्रम के सिलसिला में कैसे शिया सुन्नी एक दूसरे के यहाँ आ जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप 99% चीजों को ठीक कर ले, एक खराब हो जाए तो वो खराबी ज्यादा नजर आती है। इस वाक्य ने एक बार फिर हमें बताया है कि हमारी खामियां कहाँ है, हमको दूर करने की जरूरत है, उस कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने की जरूरत है जो लोकल इंतजामिया की ऊपर तक होनी चाहिए, उलमा के साथ होनी चाहिए। और मैं फिर ये कहता हूं कि काश लोकल इंतजामिया हमारे इल्म में ये बात लाई होती, ये वाकया रूनुमा ना होता, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीजें ना हो। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं जबरी मजहब की तब्दीली, जबरी शादी की बातें, ये बहुत हद तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुई हैं और हमें इस पर मजीद काम करना है। हम उम्मीद करते हैं मौलाना साहब के जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और सोचने की बात यह है कि मजहबी मुनाफरत या फिरका वारियत के जरिए मकासद क्या हासिल किए जाते हैं, इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ रियासत और मुल्क की जो बुनियादें हैं उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, आपको, आपके पाकिस्तान को और आपको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। और क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि किसी के भी इश्तियाल दिलाने पर हम अपनी सारी जो इस्लामी तालीमात हैं वो भुलाकर और हम एकदम से धावा बोल देते हैं किसी की भी मजहबी इबादतगाह के ऊपर या किसी भी शख्स के ऊपर। ये बड़ा अफसोसनाक है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। मिशेल बुखारी और शहजाद रज़ा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।